हाय गाइस, मैं आपको रीड लेवल 2 एसएसटी के लिए आरबीएससी बुक में से पढ़ा रही थी क्लास 6 की चैप्टर नंबर 4 ग्लोब। हमने ग्लोब में ये यहाँ तक देख लिया था। इसमें हमारा अब चलेगा स्थानीय और मानक समय। क्या चलेगा अब हमारा? स्थानीय, ये वाला टॉपिक हमारा चलेगा, स्थानीय और मानक समय। तो देखिए, स्थानीय एवं मानक समय। अब तक हम यह जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तो अब तक हम क्या जान चुके हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। इसी वजह से पृथ्वी के पूर्वी भाग में सूर्योदय पहले होता है तथा पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है। पृथ्वी के सूर्योदय कौन से भाग में सबसे पहले होता है? तो पूर्वी भाग में, ठीक है। और पृथ्वी अपना एक घूर्णन कितने समय में पूरा करती है? तो बोलिए 24 घंटे में। कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में। इस प्रक्रिया में पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो एक चक्कर लगाती है ना, उसमें कुल कितने डिग्री तक घूमती है? 360 डिग्री तक घूमती है। चूंकि 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो यह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। इसमें 360 में आप भाग देंगे किसका? 24 का। तो बराबर कितने, 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है पृथ्वी? 15 डिग्री। 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है पृथ्वी? तो 15 डिग्री। इस प्रकार पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। और पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 डिग्री का समय लगता है, जिसे हम दिए गए सूत्र की सहायता से समझ सकते हैं। पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, अर्थात 60 मिनट में। तो 1 डिग्री घूमेगी 60 बटा 15 डिग्री, तो आएगा आपका 4 मिनट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगाती है? पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगाती है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगाती है? पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगाती है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि सूर्य की किरणें को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जो ये देशांतरीय रेखा है, तो जो सूर्य की किरणें हैं जो पृथ्वी पर पड़ती है, उस सूर्य की किरणें को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती है, जिसमें पहले ये किरणें पूर्वी देशांतरों पर और बाद में पश्चिमी देशांतरों पर पड़ती है। इस प्रकार किन्हीं दो देशांतरों के मध्य कितने मिनट का समय का अंतर रहता है? 4 मिनट के समय का अंतर रहता है। अब आता है कि स्थानीय समय क्या होता है? स्थानीय समय क्या होता है? तो अब देख सकते हैं ये क्या है? स्थानीय समय। तो स्थानीय समय क्या होता है? किसी स्थान का सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। यानी किसी भी स्थान का सूर्य की स्थिति से जो अपन समय ज्ञात करते हैं ना, वही उसका स्थानीय समय कहलाता है। जब सूर्य हमारे सिर की सीध में ऊपर होता है तो 12 बजे का समय माना जाएगा। तो सूर्य जब हमारे सिर के सीध में हो तो कितने बजे का समय माना जाएगा? 12 बजे का। उस स्थान पर किसी खंबे की सबसे लंबी परछाई क्रमशः सूर्य उदय और सूर्य अस्त को बताती है। किसी भी स्थान में जब देखना सबसे लंबी परछाई आएगी ना, तो उस समय क्या बताया जाएगा? या तो सूर्य उदय का समय या तो सूर्य अस्त के समय जो परछाई होती है वो सबसे लंबी होती है, क्योंकि दोपहर में तो सीध में होने के कारण एकदम छोटा सा होता है परछाई। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का समय एक जैसा तथा पूर्व पश्चिम में हर देशांतर पर स्थानीय समय अलग होता है। यानी एक देशांतर पर समय कैसा होता है? एक जैसा ही रहेगा, है ना। जैसे कि आपको मैं समझा रही हूँ, हमारा भारत का मानक समय ये जैसे ये देशांतर रेखा है, तो मान लीजिए इधर है 80
डिग्री 82 एंड 30 डिग्री, यही है ना भारत का स्थानीय मानक समय। मानक समय यही है। तो ये है, मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी जगह है, हर जगह एक जैसा ही समय होगा। लेकिन जैसे ही अपन इसके पश्चिम की तरफ चल जाए कोई से भी देशांतर पे, तो समय में फर्क पड़ेगा। और जैसे ही अपन इसके आगे की पूर्व की तरफ चल जाए, तो उसमें भी समय में फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एक ही देशांतर पर स्थित स्थानों का समय एक जैसा होता है, और उस देशांतर से अगर पूर्व की तरफ जाए तो उसका समय में अंतर आएगा, या उस देशांतर से पश्चिम की तरफ जाए तो उसमें भी अंतर होगा। अतः हम जब किसी स्थान से 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट जोड़ दिए जाते हैं। अब अगर अपन पूर्व की तरफ जाएंगे ना, किसी जगह से पूर्व की तरफ जाएंगे, तो उसके स्थानीय समय में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? 4 मिनट। ठीक ऐसे ही जब हम 1 डिग्री पश्चिम की तरफ जाते हैं तो उस जगह के स्थानीय समय में 4 मिनट घटा देते हैं। आगे देखिए, इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अगर हम मान ले कि 0 डिग्री देशांतर पर वहां का स्थानीय समय सुबह के 8 बजे है। मान लीजिए कि जो 0 डिग्री देशांतर है ना, ग्रीनविच रेखा, वहां पे सुबह 8 बजे है। तो इसी समय यदि हम 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ जाएंगे तो वहां का स्थानीय समय कितना बढ़ जाएगा? तो 8 बजे में अपन 4 मिनट और जोड़ देंगे, तो 8:04 का समय हो जाएगा पूर्व की तरफ जाने पे, है ना। और जबकि 1 डिग्री पश्चिम देशांतर की तरफ जाएंगे अगर, तो 8 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब 7:56 होगा। तो यही अंतर होता है। अब आता है प्रामाणिक समय। हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रत्येक देशांतर का अपना अपना अलग अलग समय होता है। इस तरह किसी भी एक देश में कई देशांतर रेखाएं होती है, तो एक देश में कई स्थानीय समय हो सकते हैं, है ना। तो ये प्रामाणिक समय क्या होता है ना। अभी तो आपने स्थानीय समय देखा था, सूर्य की सीध से वो पता लगाया था अपन ने। और प्रामाणिक समय का मतलब ये होता है कि हर एक देश में अपना अलग अलग, मतलब हर एक देशांतर क्या रखता है? अपना अलग अलग समय रखता है। इस वजह से अगर देश बहुत बड़ा है तो वहां की स्थानीय समय अलग अलग हो सकता है, और इसलिए एक देश में बहुत सारे स्थानीय समय, किसी भी एक देश में कई देशांतर रेखाएं होती है, तो एक देश में कई स्थानीय समय हो सकते हैं। सभी स्थानों का समय उनके देशांतरों से निर्धारित करेंगे, है ना। किसी भी देश के एक निश्चित समय का पता लगाने में समस्या आएगी, क्योंकि वहां से अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती है। जैसे जब जयपुर में 8 बजे होंगे, तब जैसलमेर में 7:40 का समय होगा, क्योंकि इन दोनों शहरों के मध्य 5 देशांतरों का अंतर है। यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बता रखा है कि जब जयपुर में, मान लीजिए ये मैप है ना, ये ग्लोब का है, ग्लोब की यहाँ पे ये अपना इंडिया है इधर, और इंडिया की इस तरफ ये मान लीजिए इधर राजस्थान है। तो यहाँ पे जयपुर का समय जो है, वहाँ पे कितना बजा है? वहाँ पे बजा है जयपुर, और इधर है जैसलमेर, यानी कि ये है राजस्थान। ये क्या है? राजस्थान का चित्र मान लीजिए आप। तो यहाँ पे है इधर जयपुर और इधर है जैसलमेर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है जब जयपुर में कितने का समय हो, यहाँ पे 8 बजे हो। कितने बजे हो? 8 बजे। तो ये जो जैसलमेर है, जैसलमेर, ये था आपका जयपुर, और ये है आपका जैसलमेर। तो जैसलमेर का समय कितना होगा? 7:40। अब बताइए कि ये अंतर क्यों? तो ये देशांतर रेखाओं के कारण। ये जो देशांतर रेखाएं होती है, क्योंकि इनके बीच में कितने देशांतरों का अंतर है? इनके बीच में जयपुर से लेकर जैसलमेर के बीच में 5 देशांतरों का अंतर है। अब एक देशांतर कितने डिग्री का है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर है। तो 4 × 5 कीजिए, तो कितने मिनट का फर्क पड़ेगा? 20 मिनट का, है ना। और ये पश्चिम दिशा की तरफ है। कौन सी दिशा की तरफ है ये? जैसलमेर, जयपुर के पश्चिम दिशा।
इसलिए अपन को ये 20 मिनट उस 8 बजे में से घटाने पड़ेंगे। जैसे 20 मिनट घटाओगे तो 7:40 का समय होगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, जब आप अब देखिए अब आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के समय में अंतर से हम सभी के कार्यों पर अलग अलग स्थानों के कारण अलग अलग समय होने पर बहुत असुविधा होगी। अब यहाँ पे जयपुर में 8 बज रहे, जैसलमेर में 7:40 हो रहे और एग्जाम फिक्स कर रखा है 10 बजे, तो सबको कितना फर्क पड़ेगा, सही टाइम पे कोई पहुंच नहीं पाएगा, है ना। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश ने अपना प्रामाणिक समय निर्धारित किया है। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रत्येक देश ने किसका निर्धारण किया है? एक प्रामाणिक समय का निर्धारण किया है, जो उस देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतरों से निश्चित किया गया है। इस रेखा पर होने वाले समय को उस देश का प्रामाणिक समय या मानक समय कहा जाता है। यानी प्रामाणिक समय ही मानक समय है। प्रामाणिक समय ही क्या है? मानक समय, जो देश के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा से माना जाता है। हम मानक समय की गणना ग्रीनविच, जो कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, के संदर्भ में करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत देश का मानक समय कितना निर्धारित किया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित किया गया है। चूंकि यह देशांतर ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री पूर्व दिशा में स्थित है, इसलिए ग्रीनविच रेखा के स्थानीय समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत के समय का पता लगाया जाता है। ग्रीनविच पर कितने घंटे जोड़ने पड़ेंगे अपन को भारत का समय ज्ञात करने के लिए? 5.5 घंटे जोड़ने पड़ेंगे, 5.5 घंटे, ठीक है ना। अगले पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। ये दे रखा है आपको मानचित्र, इसमें देखिए, इसमें ये दे रखा है आपको ये है ग्रीनविच रेखा, और ग्रीनविच रेखा से हमारा ये है भारत कितने डिग्री पे? तो ये है यहाँ पे 82.5 डिग्री पे। कितने घंटे जोड़ने पड़ेंगे ग्रीनविच के साथ? तो इसमें आपको कितने घंटे जोड़ने पड़ेंगे? अभी देखा था आपने, इसमें 5.5 घंटे आपको जोड़ने पड़ेंगे। कितने घंटे जोड़ने पड़ेंगे आपको? 5.5 घंटे। तो जो ये ग्रीनविच रेखा है, ये रहा ग्रीनविच रेखा, जिसमें आपको ये ग्रीनविच रेखा है, इसमें अगर आप 5.5 घंटे जोड़ दोगे तो इंडिया का मानक समय पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि किसी देश का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक हो तो तब ऐसी स्थिति में उस देश में एक से अधिक मानक समय निर्धारित किया जाता है। अब पूर्व पश्चिम का विस्तार अगर किसी देश का अधिक होगा तो उनको एक मानक समय से काम नहीं चलेगा, उनको एक से अधिक मानक समय भी वो निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिम एवं पूर्वी समय में अंतराल बहुत अधिक होता है। रूस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में एक से अधिक मानक समय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से देश में एक से अधिक मानक समय है? तो रूस में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। रूस में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? एक से अधिक मानक समय निर्धारित कर रखा है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 180 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर वाला रेखा होता है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। कौन सी रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से ही नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का समय आगे और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का समय पीछे रहता है।
तो अब आगे देखते हैं पृथ्वी की गतियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी पर रहते हुए कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं तथा पृथ्वी पर कभी सर्दी, कभी गर्मी और कभी बरसात क्यों होती है। इसका कारण है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी की कितनी प्रकार की गतियां होती है? दो प्रकार की। एक होती है दैनिक गति और एक होती है वार्षिक गति। एक होती है दैनिक गति और एक होती है वार्षिक गति। दैनिक गति को घूर्णन गति भी कहते हैं, दैनिक गति को घूर्णन गति भी कहते हैं, और वार्षिक गति को परिक्रमण गति कहते हैं। और वार्षिक गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। तो सबसे पहले देखते हैं घूर्णन गति। आप यहाँ समझ चुके हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, यानी एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। इसलिए एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसे सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। तो एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, पृथ्वी के घूमने से समय के मानक का एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है, जिससे 24 घंटे को दिन और रात घंटों, मिनटों तथा सेकंड में विभाजित किया जाता है। पहला तो यह है कि पृथ्वी के घूमने से हमें एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है। 24 घंटे का दिन रात में बांट देते हैं, घंटों में बांट देते हैं, मिनट में बांट देते हैं और सेकंड में बांट देते हैं। दूसरा, पृथ्वी की भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाएं, और पृथ्वी की जो भौतिक प्रक्रियाएं हैं और जैविक प्रक्रिया है वो घूर्णन से ही अत्यधिक प्रभावित होती है। हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन रात की प्रक्रिया चलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिन रात की प्रक्रिया कैसे चलती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दिन रात की प्रक्रिया किससे चलती है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु इसी दैनिक क्रम के साथ चलते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु कैसे चलते हैं? इसी दैनिक क्रम के साथ चलते हैं। पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा को एकत्र करके रात में उसका उपयोग करते हैं। पेड़ पौधे दिन में किसका एकत्र करते हैं? सौर ऊर्जा को। रात में क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कुछ पशुओं की क्रियाशीलता दिन में होती है तो कुछ की रात में। दिन रात का यही चक्र पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र को भी गतिशील बनाए रखता है। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है? सूर्य से। पृथ्वी का आकार गोल है, इसी कारण एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है, इसलिए उसके आधे भाग पर ही क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होता है, लेकिन दूसरा भाग जो सूर्य के विपरीत होता है वहां पर रात होती है। इस प्रकार ग्लोब पर वह वृत्त गोला जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त किसे कहा जाता है? तो ग्लोब पर वह वृत्त या गोला जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह गोला या वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है वही प्रदीप्त या फिर प्रकाश वृत्त कहलाता है। तो आपको पृथ्वी का घूर्णन समझ में आ गया, जो कि एक दिन में होता है 24 घंटे में। और अब आता है पृथ्वी का परिक्रमण, जो कि ये वार्षिक प्रक्रिया है, एक साल में पूरा होता है। पिछले अध्याय में आप यह जान चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जिस पथ यानी रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को कक्ष कहा जाता है। पृथ्वी का कक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का कक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण बनाती है? कक्षीय सतह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरा करती है। पृथ्वी एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है? तो 365 दिन और 6 घंटे में। 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन और 6 घंटे में।
इसी कारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। शेष बचे हुए 6 घंटे 4 वर्षों यानी 6 इंटू 4 वर्षों में 24 घंटे बन जाते हैं यानी एक दिन बनते हैं। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में यहाँ एक दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इसी कारण उस वर्ष में यानी हर चौथे वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिनों की बजाय 29 दिनों का हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष या आदि वर्ष कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीप वर्ष या आदि वर्ष किसे कहते हैं, या इस वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 366 दिन हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में 28 की बजाय 29 दिन हो जाता है। जैसे 2012 कैसा वर्ष था, तो एक लीप वर्ष था। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ एक बार फिर से। पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। आप देखिए, ये है पृथ्वी, जो ये अपने ही अक्ष पर घूमती है ना, तो इसको तो कहते हैं घूर्णन। ये कितने समय में घूर्णन पूरा करता है, तो ये घूर्णन पूरा करता है 24 घंटे में। कितने घंटे में, 24 घंटे में। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी का परिक्रमण। तो ये है पृथ्वी और ये है, मान लीजिए इधर सूर्य है, तो पृथ्वी इधर चारों तरफ से जो चक्कर लगाएगी, कक्षीय चक्कर, तो इसको ही, ये सूर्य के चारों तरफ जो ये चक्कर लगाती है पृथ्वी, इसको ही पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। और ये 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है, एक परिक्रमण पूरा होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज जो हमने देखा, इसमें स्थानीय समय देखा था और प्रामाणिक समय देखा था। स्थानीय समय क्या होता है, प्रामाणिक समय क्या होता है, इसके अलावा पृथ्वी की गतियाँ देखी थी अपन ने, जिसमें घूर्णन गति क्या होता है और परिक्रमण गति क्या होता है। आपको मैंने जहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो भी बताया, तो आप उसको ध्यान से सुनिए और उसको दोहराइए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनमें से ही आपके रीट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। कोई सा भी आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, तो अगर आपको ये सारे जितने भी जो क्वेश्चन मैं इसमें बता रही हूँ डिटेल के साथ, उसको अगर आप दोहराएंगे तो आपको वो टेस्ट पेपर सॉल्व करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और एग्जाम में भी आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।